था जब पढ़ना एक सफ़ा था तो आपने ठगाठक उसे लिख भी डाला। वो जो हमने 1 घंटा लगाना है 50 मिनट से 1 घंटे के दरमियान का टाइम, वो इसीलिए तो है कि हमने लिखना है, वरना पढ़ने में तो टाइम ही नहीं लगा। घर जाके आपने पढ़ा तो वो तो फ़ौरन से ख़त्म हो गया। तो क्या हमें 3 फीचर्स समझ आ चुके हैं? कंपनियां पार्टनरशिप से और सोल प्रोप्राइटर से डिफरेंट होती हैं, ये बात हमने समझने की कोशिश की थी। तो वो 3 फैक्टर्स में एक लिमिटेड लायबिलिटी है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की है या मेंबर्स की है? बेसिकली ये मेंबर्स की। कंपनी तो जो उसके पास है वो सब कुर्बान कर देगी, तो समझें कंपनी तो बेचारी अनलिमिटेड ही लायबल हुई ना। जो कंपनी के पास पड़ा हुआ था, जो बॉक्स के अंदर था, वो तो सारा चला गया। कंपनी के एसेट्स वगैरह तो 100% ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन जो घर बैठे मेंबर हैं वो कंपनी के नुकसान के लिए कितने जिम्मेदार हैं? जितनी उन्होंने अमाउंट कंपनी को दी है उससे ज़्यादा के वो जिम्मेदार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डूबेगा उनकी वो इनिशियल रकम डूबेगी, लेकिन उनको घर जाके कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम अपने असासे बेचो और वो कंपनी के नुकसान को पूरा करके दो। लिमिटेड लायबिलिटी हम सबको समझ आ रही है। फिर था सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहते हैं। कंपनी एक अलग वजूद है अपने मेंबर से। कल इस बात को समझने में हमने काफ़ी टाइम लगाया था, लेकिन अल्टीमेटली हमें समझ आ गया था कि वो जो यहाँ वाले लोग थे वो और जो डब्बा है वो, ये 2 अलग अलग लोग हैं। उसका अपना नाम है, उसका अपना बिजनेस है, उसका अपना कारोबार है, उसके अपने प्रॉफिट है, उसका अपना टैक्स है, उसके अपने एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटीज़ हैं, अपनी ज़मीनें, अपना सारा कुछ है। इनकी अपनी ज़िंदगी है, अपने मामलात हैं, अपनी सारी चीज़ें हैं। तो वो जो हमने कल यहाँ बोर्ड पर डायग्राम बनाई थी, तो हमने समझा था कि इंसान अलग है और कंपनी अलग। कंपनी अपना काम कर रही है, इंसान अपना काम कर रहे हैं। इंसान शायद ये भी एक बिजनेस कर रहे हैं कि शेयर खरीद रहे हैं, कुछ अर्से बाद बेच देंगे। तो कंपनी जो अपना काम कर रही है, कंपनी अपना काम सही तरीके से करती रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, सबको क्लियर है? फिर तीसरा फीचर था परपेचुअल सक्सेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। कंपनी के वारिस बदलते रहते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती रहती है, कंपनी के ही लोग किसी ना किसी और को ट्रांसफ़र करके निकल जाते हैं। कंपनी ज़िंदा रहती है। कंपनी के अगर आज 50 मेंबर्स और अगले दिन 50 के 50 निकल जाएं और कुछ और 6 लोगों को दे दें कंपनी, तो भी कंपनी ज़िंदा रहेगी, क्योंकि बॉक्स तो वहीं खड़ा हुआ है। चेंज तो इसमें आया है जो ये ओनर्स हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना कि कंपनी एक अलग अलग वजूद है जो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। वो उस दिन ख़त्म होगा जब आप कागजी तरीके से उसे ख़त्म करेंगे। जैसे वो स्टार्ट भी ऐसे हुआ था जब आपने कुछ कागज़ शागज़ जमा कराए थे। इस कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। कल जितना पढ़ा किताब में लिखी हुई किसी लाइन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो बताएं। क्योंकि कल हमने को बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने समझा था, एक फ्रेमवर्क को समझा था। ऑनवर्ड हमारा हमेशा ये रूल होगा कि हम इकट्ठे होंगे तो पहले मैं पिछले दिन का रिकैप लूँगा और मैं ज़्यादातर आप लोगों से रिकैप लूँगा। हाँ भाई, इस बात में पॉइंट्स कितने थे, इसमें कितने पॉइंट्स थे, आप बताएंगे, उसमें मैं अपने कमेंट्स भी ऐड कर रहा हूँगा। साथ साथ आप सवाल भी पूछेंगे, सर ये बात हमें समझ तो आ गई है, ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। पिछले दिन को हम दफन करेंगे, फिर हम अगले दिन को स्टार्ट किया करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर इतनी जल्दी पिछला दिन दफन हो गया फिर तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा जाऊँगा। तो फिर आप तैयार हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए? ऊपर से आज हमारा सबसे बोर दिन भी है। आज हमने डेफिनेशंस करनी है मुख्तलिफ तरह की। तो तैयार हैं सारी बोरियत के लिए? जी भाई का सवाल। सर, ये कंपनी बनाने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है? कंपनी बनाने के लिए क्या मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है? नहीं, आप 10 रुपये से भी कंपनी बना सकते हैं, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। हाँ, सिंगल मेंबर कंपनी एक ख़ास कंपनी होती है, वो एक बंदे से बन सकती है। ज़्यादातर कंपनियां 2 से बनती हैं और कुछ पब्लिक लेवल की कंपनियां होती हैं वो कम से कम 3 से बनती हैं। ये वाली बातें मोस्ट प्रॉब्ली हम कल कर रहे होंगे कि पब्लिक प्राइवेट ये क्या होती हैं कंपनियां। जी, सारे मेंबर चले जाते हैं तो उसके लिए कोई डाउटिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगा या उसके लिए? अगर एक कंपनी के सारे बंदे चले जाते हैं, अब चले जाते से क्या मुराद है? देखें, ये 6 लोगों के पास शेयर्स हैं, ये कुस्तुन दुनिया भी चले जाएँ तो शेयर्स तो इनके पास हैं। ये शेयर्स पाकिस्तान फेंक के भी चले जाएं तो भी मालिक तो यही है। वो डब्बा चल रहा है, डब्बे को डायरेक्टर चला रहे हैं, उसी डब्बे के पैसों से सैलरियाँ निकाल रहे हैं और बाद में इन्हीं को ढूंढेंगे कि भाई आप पैसे ले लो। तो छोड़ के चले जाने का मतलब एक ही हो सकता है कि आपने अपने शेयर दे दिए किसी और को। अच्छा, आपने जब दे दिए किसी और को तो किसी को तो मिले,
एग्जिस्टेंस उसकी रहेगी। एग्जिस्टेंस रहेगी। इवन अगर सारे मेंबर्स मर भी जाएं तो उनके बच्चों को उनके शेयर्स मिल जाते हैं, तो कंपनी अलग से ज़िंदा रहती है। सारे लोगों के जाने से, ख़त्म हो जाने से, शेयर्स बदल लेने से, किसी और को दे देने से नहीं होता। जब तक वो शेयर्स ज़िंदा हैं, कंपनी ज़िंदा है। उन शेयर्स को आप खुद ही से ऑफिशियली एक प्रोसेस के थ्रू ख़त्म करें तो वो एक अलग चक्कर है। तो वाइंडिंग अप चैप्टर 12 है, जिसमें हम अपने एक ऑफिशियल तरीके से कंपनी को खुद से बंद करते हैं। अदरवाइज़ कंपनी नहीं मरती, इंसान मर जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, कंपनी वहीं खड़ी रहती है। ये ऐसी है जैसे जो 1947 में वज़ीर आज़म था, आज वो नहीं है। जो 1950 में वज़ीर आज़म था, आज नहीं है। जो 1980 में भी वज़ीर आज़म था, आज वो भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो ज़िंदा है, पाकिस्तान वहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस अपनी जगह है। वाइंडिंग अप अगर बाय सेल्फ करें तो हो सकती है खुद लिक्विडाइज नहीं हो सकती। जी, कंपनी खुद ब खुद पड़े पड़े नहीं बंद हो जाएगी। कंपनी को बंद करना होगा किसी कानूनी तरीके से। वो कानूनी तरीका भी हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, जिसमें दो बड़ी मशहूर ऑप्शन है। एक जिसमें कंपनी खुद कहती है कि हमने बंद होना है, और एक जिसमें अदालत आके कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम लोगों को बंद कर दूँ। तो वो हमने पूरे चैप्टर में उस पूरे प्रोसेस को देखना है कि एक चलती हुई कंपनी को बंद कैसे किया जाता है। जी, ऑल क्लियर? पक्का? कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी किसे कहते हैं। अब जब कंपनी लॉ स्टार्ट होता है तो कंपनी लॉ स्टार्ट होता है कंपनी की डेफिनेशन से। कंपनी के पीछे एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017। आप में से कुछ लोगों ने बी लॉ में पढ़ा होगा कि कुछ एक्ट होते हैं और कुछ ऑर्डिनेंस होते हैं। क्या मैं गुस्ताखी कर सकता हूँ पूछने की कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है? ऑर्डिनेंस कुछ अरसे के लिए होता है और एक्ट बहुत ज़्यादा अरसे के लिए होता है। चले को असल पीछे मेन फ़र्क है। एक्ट पार्लियामेंट बनाती है और ऑर्डिनेंस सदर की तरफ से आता है। तो सदर की तरफ से जो आता है वो ऑर्डिनेंस होता है और पार्लियामेंट की तरफ से आता है वो एक्ट होता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी हिस्ट्री समझाना चाहूँगा कंपनीज एक्ट की। पुराने ज़माने में एक 1913 का कंपनी लॉ होता था। फिर 1935 के लॉ में भी कंपनियों के कुछ रूल्स आए। फिर 1984 में एक फ़ौजी की हुकूमत में एक बड़ा ज़बरदस्त कम्प्रीहेंसिव किस्म का ऑर्डिनेंस बना, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जिसने कंपनियों के बहुत डिटेल से रूल्स बताए और बड़े ज़बरदस्त कमाल किस्म के रूल्स बता दिए। पाकिस्तान बड़े अरसे से कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को फॉलो कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि 1984 में इंटरनेट भी नहीं होता था, ईमेल भी नहीं होती थी, कंप्यूटर भी नहीं होता था। तो उस ज़माने के रूल थे कि कंपनी को ख़त भेजने होंगे पाकिस्तान में। अच्छा, उस वक्त कंपनियों के मेंबर्स भी 30-50 से ज़्यादा नहीं होते थे। अब हज़ारों मेंबर्स हैं और अब वो पुरानी रिक्वायरमेंट थी जी, ख़त भेजो सारे मेंबर्स को, ये काम करो। और वो जैसे बी लॉ में नहीं अभी भी वो पुराने कि उसने ख़त भेजा तो उस तक पहुंचा तो क्या हुआ, और पहुंचा नहीं तो क्या हुआ, उसको पहुंचा वो लायबल हो गया, उसको पहुंचा ये वो, इस तरह की खिचड़ियाँ इसमें भी होती थी, कंपनीज ऑर्डिनेंस में भी। तो फिर हुआ ये कि ये जो 2013 से 18 के दरमियान गवर्नमेंट का दौर आया ना, इससे इमीडिएट पहले पाकिस्तान का एक बड़ा डार्केस्ट एरा गुजरा था ज़रदारी। वो 5 साल मुल्क पे हुकूमत करके गया था और बेड़ा गर्क हुआ था मुल्क का। 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, गैस आती नहीं थी, CNG के पंप्स पे जो है वो दुनिया की सबसे लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, और हर तीसरे दिन कोई ना कोई मुल्क में धमाका होता था। अच्छे खासे मसले थे। अब जब उस वक्त 2013 से 18 में जो गवर्नमेंट आई है, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट के सहूलतकार होते हैं, समझते हैं आप, उन्होंने उनको कहा कि भाई मुल्क सीधा करना है, हम तुम्हें हर तरह से फ्रीडम देते हैं, खुल के खेलो, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। एक शरारती सा बंदा साथ साथ छेड़ रहा होता था, कभी कोई धरना देता था, कभी कोई और इस तरह से। उनको उसको हम संभाल के रखेंगे, तुम लोग काम करते रहो। जब इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि तुम लोग काम करते रहो, इस वक्त मुल्क सीधा करना है, मुल्क सीधा होगा तो सारे मिल के खाएंगे ना, एक दफ़ा मुल्क तो सीधा कर लो। तो उस वक्त अचानक से वो गवर्नमेंट जज्बाती हो गई और बहुत ज़्यादा काम एक साथ शुरू कर दिया, प्रोडक्शन प्लांट फलाना 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 इस तरह से करके। तो ऐसे में फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बंदा था जिसको लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अमर हो जाऊं। उस बंदे का नाम था इसहाक डार। इसहाक डार ने सोचा मैं क्या करूं, तो दो कामों से समझ आए। एक ये कि मैं पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की तादाद अगर बढ़ा दूं, और दूसरा अगर मैं कंपनियों के लिए लेटेस्ट कानून ले आऊँ तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी एफर्ट शुरू हो गई टैक्स पेयर बढ़ाने की तरफ। उसका हमारे सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
दूसरी एफर्ट शुरू हो गई कि कंपनीज ऑर्डिनेंस जो था उसको रिवाइज करके एक नया कंपनीज एक्ट लाने की कोशिश हुई। पार्लियामेंट वाले बड़ा कम इकट्ठे होते हैं और कानून साजी करते हैं, नॉर्मली इकट्ठे होकर झगड़ा करते हैं, और इनका मेन काम शायद आपने बिलों में पढ़ोगे एक ही है, कानून साजी। तो हुआ ये कि उस वक्त इसहाक डार को था कि मैं तारीख के वर्कों में अमर हो जाऊं और सारे लोग हमेशा याद रखें जी इसहाक डार नया लॉ लेके आया था। तो उसने बड़ा तेज़ी से इस पर काम करवाया, SCCP को बीच में लिया और की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मैं बिलो वाली बातें बता रहा हूँ बार बार। ये क्या चीज़ होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? किसी अथॉरिटी को कह देते हैं कि तुम कानून बनाओ, अथॉरिटी बनाएगी। भाई FBR को अगर कह देंगे तुम टैक्स बनाओ तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे, उनको सारे लूप होल्स पता है, प्रॉब्लम्स पता है। तो हुआ ये कि इसने SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसको कहा आप हमें कमती लॉ बना के दें। SCCP वाले भी मूड में बैठे थे और नज़र आ रहा था कि इस वक्त पूरा मुल्क का मूड है कि हमने काम करना है। ऐसा बड़ा कम होता है, पाकिस्तान जब से बना है वो 2 या 3 दफ़ा ऐसा जोश आया है, वरना जो है ना वो हर वक्त यही होता है कि दूसरे की टांग खींचो, उसकी टांग खींच लो, मैं बन जाऊँ तुम बन जाओ। तो एक लॉ पे काम शुरू हो गया और बड़ी तेज़ी से काम होता रहा और SCCP ने एक बड़ा खूबसूरत सा नुस्खा बना के इसहाक डार के हवाले किया और कहा ये बड़ा ज़बरदस्त कानून है, बस अब आप इसको अप्रूव करवा लें पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में इनकी जो अपोजिशन थी वो एक बड़ी शरारती किस्म की अपोजिशन थी। उनको लगता था कि मुल्क में हमेशा मसले हैं, टेंशनें हैं, मुल्क सही नहीं है, मुल्क चोर लोगों के हाथ में आ गया है और इस मुल्क को आज़ादी मिलनी चाहिए, या इस तरह से करके। तो उस टाइम पे ना पार्लियामेंट का माहौल ही बड़ा अजीब सा हुआ था। अपने ही मुल्क के अंदर एक सूबे की सूबाई हुकूमत ऑफिशियली लोगों को लेके आके और दारुल हुकूमत में आके धरना दे देते थे। तो सूबे आपस में लड़ पड़े थे, क्लैशेस हो रहे थे, तो पार्लियामेंट में जाते नहीं थे और जाते थे तो वॉकआउट कर जाते थे। इसहाक डार ने 1 साल सवा साल बड़ी कोशिश की कि लोग इकट्ठे हों पार्लियामेंट में और कानून अप्रूव हो जाए। कानून अप्रूव नहीं हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पावर गेम हाथ से जा रही थी और नज़र आ रहा था कि अब लोगों को कुछ नए चेहरे ज़्यादा पसंद आ गए हैं। वही जो सहूलतकार वाली हम बात कर रहे थे, उन्हें समझ आ गया कि अब चूँकि हम पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सुधार चुके हैं, हम इस लेवल पे आ गया है कि अब जो सहूलतकार है वो एक नया तजर्बा करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। उस वक्त वो उस शरारती ग्रुप के साथ बारगेन कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि हाँ जी बताएं क्या करना है, कैसे करना है। शरारती ग्रुप उनको भरपूर हिमायत का ऐलान कर चुका हुआ था। तो इसहाक डार को नज़र आ रहा था कि आज या कल मुझे तो फ़्लाइट करा के जाना पड़ेगा पाकिस्तान से बाहर। और लॉ पे इतनी एफ़र्ट होने के बाद, 2-2.5 साल की एफ़र्ट होने के बाद सामने तो आया ही नहीं। उसके ज़हन में एक शरारती ख्याल आया। उसने देखा सबसे वेला आदमी कौन है, जनाब सदर। जनाब सदर बहुत सुकून से बैठे हुए होते थे, लोग आपस में लड़ रहे होते थे, वो अपने ऑफिस में बिल्कुल चिल मार रहे होते थे। तो इसहाक डार ने उन्हें कहा कि भाईजान ऐ पढ़ो तो साइन कर दो। तो उन्होंने कहा जी पढ़ के साइन करना है। उसने कहा अगर पढ़ सकते हैं तो कर लें पढ़ के साइन। तो खैर उन्होंने पलंदा देखा, काफ़ी मोटा सा था, साइन कर दिए। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 अचानक से आ गया। अब जो 2016 का कंपनीज ऑर्डिनेंस आया तो वो जो कि हर वक्त लड़ रहे होते थे, वो जो टॉक शोज़ में जाके पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते थे कि जी ये नून लीग वाले तो कुछ भी नहीं करते, इन्हें तो कानून भी नहीं अप्रूव कराना था। जब मीटिंग होती थी तो वहाँ जाते थे, बाइकआउट कर देते थे और टीवी पे आके कहते थे ये लोग तो सीरियस ही नहीं, ये कानून। कभी ऐसा आपने सुना कि पिछले 1 साल में कोई कानून आया हो? और कानून वाले दिन कोरम पूरा नहीं होने देते थे। तो हुआ ये कि इसहाक डार ने चालाकी ये की कि सदर से प्रूफ करवा लिया। अब सारे तड़प गए। अब वो जनाब लोगों को समझ आ गया कि तो नया कानून आ गया। तो अब लोगों को नून लीग से थोड़ी थोड़ी सी लगाव होना शुरू हो गया। ये सिचुएशन मुनासिब नहीं थी। तो अचानक से एक पूरे मुल्क में ये जो पार्लियामेंट है उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं होने देंगे, ये क्या बात है, इतना अहम लॉ और सदर साइन करके दे दे, हम तो नहीं अप्रूव करेंगे। सदर का लॉ उनके सामने आया, 120 दिनों में अप्रूव करना होता है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब रिजेक्ट करते हैं तो आपको फौरी नया लॉ देना होता है। अब सोचा नया लॉ बनाएं, कैसे बनाएं? तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी 2.5-3 साल। तो फिर अंदर खाते SCCP की एक्सेल की एक फ़ाइल चोरी हुई। जिस एक्सेल की फ़ाइल में कंपैरेटिव एनालिसिस था। अब उस प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा सा मैं भी इन्वॉल्व था एकेडमिकली, ICAP की तरफ से भी, और मैं SCCP के वन ऑफ द जो सजेशंस वाले लोग हैं उनमें शामिल था। तो वो फ़ाइल चोरी हो गई और उस फाइल में क्या था, एक कॉलम में आ रहा था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और उससे आगे आ रहा था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016।
लिखा होता था ये वाला सेक्शन जो पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस में ये सेक्शन होता था, अब नए कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 में सेक्शन ये है और इसके अंदर ये चेंज आई है, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ है। वो पूरी एक्सेल की फाइल चोरी की, उस फाइल में सारे सेक्शन में जो जो अमेंडमेंट हुई थी जिससे कंपनी लॉ नए लॉ के साथ सिंक हो जाए वो मौजूद थी। इन्होंने क्या किया, उस एक्सेल की फाइल को पकड़ के उसमें से बहुत सारी रोज डिलीट कर दी, बाकियों को सॉर्ट कर दिया, सेक्शन नंबर्स ऊपर नीचे कर दिया और कह दिया ये हमारी वर्किंग है, ये हम नया लॉ लेके आ रहे हैं। जब वो एक्ट देखा सागदार को भी समझ आ गई कि ये क्या हुआ है, लेकिन चूंकि कानूनी प्रोसेस हुआ था, वो एक्ट बाकायदा पार्लियामेंट के सामने रखा गया था, तो उसको एक सिंपल मेजॉरिटी ने बाकायदा अप्रूव कर लिया और मुल्क में एक कंपनीज एक्ट 2017 आ गया। 32 साल बाद मुल्क के कंपनी लॉ पे बहुत अच्छा काम हुआ था और सिर्फ सियासी आपस की लड़ाई की वजह से वो लॉ उतनी खूबसूरत तरीके से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सका जो उसके अंदर असल चीज़ें थी। अब अक्सर जगह कंपनीज ऑर्डिनेंस में या कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ये चीज़ एज मे बी स्पेसिफाइड, और जिस सेक्शन में स्पेसिफाइड था वो सेक्शन डिलीट हो चुका है। आपस के क्लैश आउट हो गए। एक सेक्शन कह रहा होता है ये वाली बात सेक्शन 252 के साथ मिला के पढ़ेंगे और 252 जाके पढ़ते हैं तो वहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है। तो इतना गंदा शबखून मारा गया पाकिस्तान के लॉ पे। बड़े अरसे बाद एक लॉ अपडेट हुआ था, लेकिन सिर्फ ये सियासी, सिर्फ कुर्सी की पावर, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में वो आउट हो गया। तो इस वक्त हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 है, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 का एक बड़ा ख़राब चेहरा है। अब इस एक्ट में मैं अक्सर जगह आपको कहूँगा ये चीज़ एज में बी स्पेसिफाइड। आप कहेंगे सर बताएं शेयर इशू कैसे होते हैं, किताब में लिखा होगा एज में बी स्पेसिफाइड। शेयर सर्टिफिकेट किस तरह के होने चाहिए, किताब में लिखा होगा एज में बी स्पेसिफाइड। फलाना काम कैसे होता है, एज में बी स्पेसिफाइड। कंपनी बनाने के बाद कंपनी वाले कंपनी में पैसे कब डालेंगे, एज में बी स्पेसिफाइड। तो इतनी सारी जगह पे ये लिखा हुआ है कि एज में बी स्पेसिफाइड, और वो स्पेसिफाइड कहाँ है वो नहीं लिखा हुआ। फिर थोड़ी सी चालाकी एससीसीपी की भी है। एससीसीपी को पता था इतनी मुश्किल से तो लोग साइन करेंगे इकट्ठे होके, तो अगर वो लिख देता ये चीज़ 1 लाख रुपए है, तो अगर 4 साल बाद वो सोचता लाख से बदल के 2 लाख करें, तो फिर पार्लियामेंट वालों को बिठाना पड़ता, ये कहाँ बैठते हैं इकट्ठे। तो एससीसीपी ने भी जगह जगह लिख दिया एज में बी स्पेसिफाइड। तो कुछ ऐसे स्पेसिफाइड हैं जो उसी लॉ में लिखे थे जो अब सेक्शन डिलीट हो चुके हुए हैं, और कुछ ऐसे स्पेसिफाइड हैं जो एससीसीपी ने बताने थे। हमें फ़ायदा ये हुआ अपने सिलेबस में कि जो एससीसीपी ने बताए हैं वो हमारे सिलेबस में हैं ही नहीं, और जो सेक्शंस में बताए थे वो ये 17-16 की जंग में वो भी उड़ गए। तो इस वक्त हम एक बड़ा अच्छा लॉ पढ़ते, लेकिन थोड़ा सा सियासत की वजह से अब वो वाला लॉ थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो अब अगर हर दूसरे दिन मैं आपको अक्सर जगह कहूँ एज में बी स्पेसिफाइड, तो आपने उदास नहीं होना। एज में बी स्पेसिफाइड का मतलब है कि शायद ज़िंदगी में कभी ना कभी वो बता दें, तो जो वो बताएंगे आपने याद रखना होगा। अभी उन्होंने नहीं बताया तो हम उस जुमले को ऐसे ही याद रखेंगे कि एज में बी स्पेसिफाइड। इसका फ़ायदा ये है कि कंपनी लॉ का कोई भी सवाल पेपर में आप बैठे हुए और नहीं समझ आ रहा तो आप एक लाइन ज़रूर लिख सकते हैं, एज में बी स्पेसिफाइड। तो ये थी एक कहानी जो कि अनबाइस्ड कहानी है। जिस टाइम पे ये जो 2013 से 18 वाली गवर्नमेंट आई थी, मैंने उनको वोट नहीं किया था, मैंने उसको वोट किया था जिनको मैं शरारती ग्रुप कह रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली मुझे उस टाइम पे दुख ये हुआ था कि मैंने एक विज़न के नाम पे वोट दिया था, बट मकसद मुल्क का सुधार कम और पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा थी। फेसबुक पे ज़रा पॉपुलर होना ज़रा ज़्यादा वो था, और मेरे अपने सामने एक गवर्नमेंट का एक ख़ास तबका, पूरी गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी शायद, एक ख़ास तबका काम कर रहा था, उनको काम नहीं करने दिया, और एक अच्छा लॉ जो कि बड़ी मेहनत से तैयार हुआ था, उस प्रोसेस को देखा था। पूरे लोगों ने, ऑफिसर्स ने पूरे महीनों के महीने रिसर्च की थी और बड़ी प्यारी चीज़ बनाई थी। और वो प्यारी चीज़ सिर्फ इस चीज़ की नज़र हो गई कि इसका क्रेडिट कहीं पिछली गवर्नमेंट के बंदे के पास ना चला जाए। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लॉ के साथ कुछ ऐसा होता है, बट स्टिल हम बी लॉ से बहुत अच्छे हैं। बी लॉ में आप 150 साल पुराना कानून पढ़ के आ रहे थे, 1872 का, तो अभी हम कम से कम 7 साल पुराने कानून की बात कर रहे हैं। ऑल्दो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेकिन स्टिल ये आज भी पाकिस्तान के चंद अपडेटेड लॉज में काउंट होता है, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2017 लेटेस्ट है। इससे पीछे वाले जो थे, एक का नाम था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, ये बेचारा 4 महीने से कम जिया। फिर एक कंपनीज ऑर्डिनेंस होता था 1984, और उससे पीछे होता था कंपनीज एक्ट 1913, जो कुछ अरसे तक जो है वो हमारे पास 1935 के तौर पे भी रहा, लेकिन ये मेनली 1913 था। तो
अब अगर आपसे कोई पूछे कंपनी लॉ कैसे कहते हैं, आप कहेंगे इन चारों को कंपनी लॉ कहते हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा हो मौजूदा लॉ और पुराना लॉ, तो इन तीन को पुराना कहते हैं और ऐसे एक को मौजूदा। तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपनी एक ऐसा सेटअप है विच इज फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। अब वर्ड कंपनी को डिफाइन कर दिया। अब हम अपने इस पूरे लॉ में जब भी वर्ड कंपनी पढ़ेंगे तो उसका मतलब इंग्लिश ज़बान का वर्ड कंपनी नहीं होगा। इंग्लिश ज़बान के वर्ड कंपनी का मतलब होता है हमराही, साथी, दोस्त, रुफ़का, अजीज़ होता है ना, फलाना बंदे की कंपनी सही नहीं है। तो हम कंपनी को जब पढ़ेंगे तो हम बड़े सी के साथ कंपनी को पढ़ेंगे, और कंपनी का मतलब ऑफिशियली होगा अ सेटअप विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अब दिस एक्ट हम 2017 के अंदर ये बोल रहे हैं, अंडर दिस एक्ट, तो इसका मतलब क्या है 2017 और द कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में कौन से शामिल है? लेकिन अगर किसी जगह ये ना लिखा हो दिस एक्ट एंड कंपनी लॉ, लिखा हो खाली पाकिस्तान के सारे कंपनी लॉ, तो इसका मतलब क्या होगा? वो चारों उसमें काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन आती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। ये डेफिनेशन समझ आई? कंपनी लॉ से क्या मुराद है? अब अगेन दिस एक्ट ये वाला हो गया और ये वो रिपील्ड पुराने वाले हो गए। कंपनी लॉ किसे कहेंगे? द रिपील्ड कंपनीज एक्ट, वो जो पुराना वाला कंपनीज एक्ट था जो ख़त्म हो गया, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 वाला, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 वाला, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स दिस एक्ट। नीचे कुछ लिखा हुआ है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अनलेस स्याको सबाक कुछ और कह रहा हो। अगर मैं आपसे कहूँ ना पाकिस्तान के सारे कंपनी लॉ, तो इसका मतलब है चारों शामिल है। अगर मैं कहूँ ये वाला कंपनी लॉ और बकाया कंपनी लॉ, तो बकाया का मतलब है कि मैं चौथे वाले को काउंट नहीं कर रहा। तो रिपील कंपनीज एक्ट भी शामिल होगा, तो 84 वाला भी होगा, 16 वाला भी होगा, ये तीन तो होंगे ही होंगे। और ये एक्ट भी शामिल होगा अनलेस, तो जब मैंने यहाँ कहा दिस एक्ट और द कंपनी लॉ, जब मैंने दिस एक्ट और के साथ कंपनी लॉ कहा, तो इसका मतलब है इस वाले कंपनी लॉ में ये तीन है, चौथा नहीं है। तो आसान अल्फाज में कंपनी लॉ का मतलब है वो चारों। लेकिन अगर कहीं कंपनीज एक्ट 2017 अलग से मेंशन हुआ वो, तो फिर वहाँ कंपनी लॉ लिखे होने का क्या मतलब होगा? बाकी तीन। अब असूलन ये वो डेफिनेशन है जो कभी पूछी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। कंपनी क्या है जो कंपनी लॉ में रजिस्टर होती है। तो क्या हमें कंपनी की डेफिनेशन समझ आई? कंपनी एक ऐसा सेटअप है विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ कैसे कहते हैं? इन सारों को, तीन को तो लाजमी कहते हैं, और इस एक्ट को भी तब शामिल करेंगे अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और नहीं कह रहा। अब जैसे इन्होंने वर्ड कंपनी डिफाइन किया, इनके जहन में आया कि अगर हम कभी भी वर्ड कंपनी बोलेंगे तो लोग समझेंगे ये सिर्फ कंपनी लॉ वाली बात हो रही है। अगर फ़र्ज़ करें लॉ ये लिखना चाहता हो कि पाकिस्तान की सारी कंपनियों को चाहिए कि वो टैक्स दें, तो ये लिखेंगे ऑल कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। और कंपनी का तर्जुमा आप क्या करेंगे? वो जो इस लॉ में रजिस्टर हुआ है, या तो फिर पता है क्या होगा? बैंकिंग कंपनी जो कंपनीज एक्ट में नहीं रजिस्टर हुई, वो कहेगी हमने तो टैक्स देना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ ने कंपनियों को कहा है, हम तो कंपनी है ही नहीं। क्योंकि कंपनी बाय डेफिनेशन क्या है? इस एक्ट या पिछले कंपनी लॉ वाली। तो बैंकिंग कंपनी तो कहेगी कि हम कंपनी की डेफिनेशन भी नहीं पूरा उतरते, इंश्योरेंस वाले भी नहीं मानेंगे, मुदारबा कंपनियां भी नहीं मानेंगी। अच्छा, मुल्क से बाहर की कंपनियां अगर पाकिस्तान में होंगी, वो तो पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर ही नहीं हुई। तो अब लॉ फंस गया। लॉ को समझ आ गया कि कंपनी छोटा वर्ड है, अगर मुझे ऑल टाइप ऑफ कंपनीज बोलना है तो फिर एक बड़ा वर्ड बोलना होगा। वो बड़ा वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर लॉ में लिखा होगा ना बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, तो इसका मतलब होगा कि उनकी मुराद है सारी तरह की कंपनियां, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। आज का दिन बोर्ड डेफिनेशंस के नाम, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन।
इसमें क्या चीज़ शामिल है? इसमें सारी कंपनी लॉ वाली कंपनियां शामिल है, एनी अदर लॉ वाली कंपनी भी है, और आउटसाइड पाकिस्तान वाली कंपनीज भी हैं। अगर हमने ये बोलना है कि सारी तरह की कंपनियां, तो फिर हम बड़ा वर्ड बोलेंगे। बड़ा वर्ड क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब था भला? सारी तरह की कंपनियां। तो तीन चीज़ें इसमें शामिल हैं। कंपनी लॉ वाली कंपनियां शामिल है, किसी और लॉ में रजिस्टर हुई हुई कंपनी, जैसे बैंकिंग कंपनी का लॉ है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962, इंश्योरेंस का लॉ है इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000, मुदारबा का लॉ है मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980। तो ये हर किसी के अपने अपने लॉ हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड है, कंपनी लॉ वाली सारी कंपनियां भी और पाकिस्तान के किसी और लॉ वाली सारी कंपनियां भी, एंड मुल्क से बाहर स्टैब्लिश कंपनियां भी। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? तो अब अगर ये चाहते हैं ना कि ये कहें सारी कंपनियां, तो कहेंगे पाकिस्तान की बॉडी कॉर्पोरेट्स को चाहिए कि वो टैक्स दें। डेफिनेशन समझ आई? दो चीज़ें इसमें शामिल नहीं है, तीन चीज़ें शामिल हैं और दो चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, ये समझते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ लोग मिल के इमदाद माहमी के लिए बना लेते हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बड़ी मशहूर हैं कि एक इलाके के सारे लोग आपस में पैसे जोड़ते हैं और उस पैसे से उसी इलाके वालों का फ़ायदा होता है। तो वो एक कंपनी जैसी दिख रही होती है लेकिन वो कंपनी नहीं होती। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर हुई है तो वो आपने इसमें काउंट नहीं करनी। और उसके अलावा अगर मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन दे दी, मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन दे दी कि ये वाली कंपनी को कल से आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो हमने उस कंपनी को कल से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। तो बॉडी कॉर्पोरेट इस चैप्टर में से अगर आई कैप का कभी हल्का सा मूड हो और बस सिर्फ उन्होंने 3-4 नंबर का सवाल पूछना हो तो उन्हें बड़ी पसंद है, वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट में तीन चीज़ें शामिल हैं और दो चीज़ें शामिल नहीं है। क्या तीन चीज़ें शामिल हैं जी? कंपनी लॉ वाली कंपनियां, ठीक है, और किसी और लॉ वाली कंपनियां, और कंपनी स्टैब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान, ये शामिल है। और क्या दो शामिल नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर है वो नहीं है, और जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अगर नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई आप कल से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, तो जब उन्होंने कह दिया, बड़ों ने कह दिया, तो हमने भी वो बात मान लेनी है। किताब से पूछते हैं बॉडी कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ये दूसरी वाली कैटेगरी हो गई, और बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन रेलेवेंट स्टैच्यू, किसी खास रेलेवेंट स्टैच्यू लॉ को कहते हैं, किसी खास रेलेवेंट स्टैच्यू में वो लोग जिसको बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। अगर बैंकिंग का लॉ बैंक्स को बैंकिंग कंपनी बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट बोलता है, तो हम भी उसे बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। तो कंपनी लॉ वाले, किसी और लॉ वाले, और मुल्क से बाहर वाले। दो माइनस कौन से करने हैं? बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों की किसी लॉ में रजिस्टर है वो माइनस कर देंगे हम। दूसरा, एनी अदर एंटिटी अदर देन कंपनी, यानी कि इस लॉ में जिसको कंपनी का है वो नहीं, एनी अदर एंटिटी विच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस, जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर नोटिफाई कर देगा कि भाई आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहेगा। तो इस सेक्शन में कहीं ना कहीं इसहाक डार ने अपने पास भी पावर रखी थी कि जब दिल करेगा किसी भी कंपनी को उसका स्टेटस बदल देंगे। लेकिन वही वाली बात है कि जब ये अप्लाई हुआ और ये थोड़ा सा चलना शुरू हुआ तो इसहाक डार भाई सीन से गायब हो गए, क्योंकि मामला फिर और तरफ चल पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट की तीन चीज़ें इंक्लूड क्या होती हैं और दो चीज़ें एक्सक्लूड क्या होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए जो किसी के लिए घड़ा खोदता है वो खुद भी गिर जाता है। तो खैर, इस डेफिनेशन में कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। जी जी बिल्कुल, कंसर्न मिनिस्टर यानी रेलेवेंट मिनिस्टर। भाई मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट तो महकमा सेहत का भी है, महकमा तालीम का भी है, मिनिस्टर तो सारे हैं। हम कह रहे हैं जो कंसर्न मिनिस्टर होगा, हमसे रेलेवेंट मिनिस्टर होगा, कंपनी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है।
हमारे ऊपर जो अथॉरिटी है वो SCCP है, और SCCP जिस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। जो बजट बनाते हैं ना, ये वाली जो मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री के अंदर ICAP भी आता है, तो कंपनी लॉ उस मिनिस्ट्री के अंदर है। तो हमारी रेलेवेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका मतलब होगा विच द मिनिस्टर फाइनेंस में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। लेकिन हमारा लॉ की आदत है कि वो लिखता है कि जो रेलेवेंट मिनिस्टर होगा वो नोटिफाई करेगा। सर, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड ना नहीं हो, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर नहीं है तो फिर हम उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने लॉ में रजिस्टर हुई है, हम उसे नहीं छेड़ेंगे, हम कहेंगे तुम साइड पे हो जाओ, तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वो अपने लॉ में रजिस्टर नहीं हुई तो फिर वो हमारे बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल होगी। इसका क्या मतलब है, नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड? जी, अब अगेन हमने कहा कोई भी और एंटिटी जिसको मिनिस्टर कह दे कि तुम फारिग हो, अदर देन कंपनी जो इस लॉ में डिफाइन हुआ है। यानी इसका मतलब है कि जो कंपनी लॉ वाली कंपनी है उसको मिनिस्टर कह के भी नहीं निकाल सकता, लेकिन उसके अलावा अगर कोई सेटअप है और उसको मिनिस्टर कहे कि भाई तुम फारिग हो जाओ। 2017 या उससे पहले वाले साल? जी, अब देख लेते हैं। नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग, कवर कर दिया उन्होंने। ये वाला एक्ट पर खुद ही ख्याल आया कि नहीं पीछे वाला भी कोई लॉ हो सकता है, उन्होंने कहा ये या कोई भी रेलेवेंट लॉ। अब यकीन माने यहाँ पे असल में क्या लिखा हुआ था, कंपनी लॉ, लेकिन वही वाली बात है कि वो वाली रो कहीं और उड़ गई और दूसरी रो कहीं और फिट हो गई। वरना अभी आपने कंपनी लॉ डिफाइन किया तो यहाँ बोल दो एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज पर कंपनी लॉ। तो उन्हें लिखना पड़ा इन दिस एक्ट और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग। तो यहाँ यही कंपनी लॉ लिख देते, बेचारों ने लिखा भी होगा, क्योंकि जब एक हाथ में बना होगा तो वो आपस में सिंक हुआ होगा, और जब उसके टुकड़े हो के वो आगे पीछे हुआ तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे कनेक्शन आउट हो गए। तो बहुत सारी चीज़ समझने से पता लगता है कि लिखा हुआ क्या है। तो समझाने के लिए मैं हूँ, मैं बता दूंगा, लेकिन याद हमें वही करना होगा जो कागज़ पे लिखा हुआ है। कंपनी लॉ बी लॉ से फ़र्क है, ये मैंने कल भी बात की थी। यहाँ पे हमें किताब को काफ़ी हद तक फॉलो करना पड़ता है। क्या डेफिनेशन समझ आई? तो अचानक से किताब ने सोचा कि अब जब बात चल ही रही है तो लगे हाथों हम फॉरेन कंपनी का जिक्र भी करते हैं। फॉरेन कंपनी, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। इसका क्या मतलब होगा? जो पाकिस्तान में नहीं बनी, बाहर बनी है। गूगल, एप्पल, सैमसंग, ये सारी क्या हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अब लॉ एक नई टर्म लेके आया, फॉरेन कंपनी। ये वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है जो पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से बिजनेस कर रही है। कुस्तुन दुनिया में कंपनी है जम्बूडा प्राइवेट लिमिटेड। अब वो है तो कंपनी इस्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक नहीं तो मैं उसे फॉरेन कंपनी नहीं कहूँगा। लेकिन अगर एप्पल पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, ACC पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, सैमसंग पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, गूगल पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, यूट्यूब पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, तो फिर हम उसको एक ख़ास नाम देंगे, फॉरेन कंपनी के बारे में जानते हैं। एनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, पहली शर्त क्या है? मुल्क से बाहर बनी हो, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजोन ऑफिस इन पाकिस्तान, जिनका पाकिस्तान में कोई बिजनेस प्लेस हो या कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस हो, वेदर बाय इटसेल्फ, चाहे खुद करें और थ्रू एजेंट, फिजिकली हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर हुई हुई कोई कंपनी अगर पाकिस्तान में खुद हो या एजेंट को भेज दे, फिजिकल हो या वर्चुअल हो, अपना ऑफिस चला रहे हो या अपना सिर्फ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ऑफिस चला रहे हो, तो किसी भी तरीके से बाहर की कंपनी अगर पाकिस्तान में इन हुई हुई है तो हम उसे क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी। उसके अलावा दूसरी बड़ी खूबसूरत निशानी है, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। कि एक तो ये तरीका है और दूसरा एक बड़ा अहम तरीका है वो जो बता देंगे और नहीं बताया, क्योंकि जहाँ बताया वो उड़ गया। तो बहरहाल ज़िंदगी हमारी आसान हो गई, हमें सिर्फ ये याद रखना है, लेकिन पेपर में पूछे तो लिखना ये भी है। तो कहीं भी अगर एक जुमला नजर आए ना एज मे बी स्पेसिफाइड, तो गैर ज़रूरी नहीं समझना, पेपर में लिखना एज मे बी स्पेसिफाइड, चूँकि वो पार्ट ऑफ लॉ है। तो क्या
फॉरेन कंपनी समझ आ रही है? खुद हो या एजेंट हो, फिजिकल हो या वर्चुअल हो, फुल फ्लैज प्लेस ऑफ बिजनेस हो या कोऑर्डिनेशन ऑफिस हो, किसी भी सूरत में अगर बाहर की कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है तो हम उसको फॉरेन कंपनी कहेंगे। जो फॉरेन कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी? जी, क्या हर फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होगी? बॉडी कॉर्पोरेट में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, कंपनियां पाकिस्तानी, किसी और लॉ की पाकिस्तानी कंपनियां, और मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हुई कंपनी। अच्छा, फॉरेन कंपनी कौन सी है? एक ऐसी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान कंपनी जो पाकिस्तान में कारोबार भी कर रही है। तो हर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान बॉडी कॉर्पोरेट भी कहलाएगी। तो इसका मतलब है कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा वर्ड है और उसकी एक ख़ास किस्म है कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी उस इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान को कहेंगे जो पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से कारोबार कर रही है। और इतने अकीदत और एहतराम से कि अपने सिलेबस में ये डेफिनेशन डाली, दोबारा पूरे सिलेबस में जिक्र ही नहीं है फॉरेन कंपनी का। पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं डेफिनेशन। शायद इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि कुछ सिलेबस बनाया होगा, बाद में किसी और ने उस सिलेबस को पकड़ के ऊपर नीचे कर दिया होगा, और अब जो सामने आया होगा उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि हम डेफिनेशन डाली क्यों है सिलेबस में। ये डेफिनेशन इस्तेमाल होनी नहीं है, हमारी पूरी किताब में इस्तेमाल नहीं होनी, सिर्फ एक जगह इस्तेमाल होनी है कि हमने यहाँ याद करना है और पेपर में रटा पूछा जा सकता है। तो चलें इस गम से निकलते हैं, काफ़ी गमगीन हो गए। हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सिर्फ एक तरह की और कैटेगरी ऑफ कंपनी देख लेते हैं। पहला दिन है, हमने बहुत ज़्यादा बोर तो करना नहीं है, लेकिन डेफिनेशंस के दलदल में हम उतरे हुए हैं। हमने अभी तक कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है? कंपनी, कंपनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी। ये कानूनी उन्होंने मुख्तलिफ तरह की बातें हमें बताई। अब देखते हैं कंपनियों की एक्चुअल टिपिकल कैटेगरीज क्या हैं। कंपनियां लाइबिलिटी के हिसाब से 3 में से किसी एक तरह से अपने आप को डिफाइन कर लेती हैं। लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनीज 3 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, एक को हम कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, और एक को सुन के आपको हैरत होगी, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनियां जब रजिस्टर हो रही होती हैं तो एज पर लाइबिलिटी वो 3 में से किसी एक तरफ अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। एज पर लाइबिलिटी 3 में से किसी एक तरह के सेटअप में आ सकते हैं, या वो कहलाएंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, या वो कहलाएंगी कंपनी लिमिटेड बाय, या वो कहलाएंगी अनलिमिटेड कंपनी। 95% से ज़्यादा कंपनियाँ ये वाली होती हैं, बहुत ही कम कंपनियाँ ये वाली होती हैं, और ये मिलती ही नहीं, ढूंढने से नहीं मिलती हैं। आपको पूरे पाकिस्तान में 2 या 3 मिलेंगे। अभी इस तरफ आएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कंपनी अनलिमिटेड बनती क्यों है, ऐसी क्या मजबूरी बनती है। वरना कंपनी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी हमने क्या देखा था कल, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो अभी एंड पे आएंगे कि अनलिमिटेड क्यों है। पहले बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स की। मैं कल से जिस कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। हमने एक डब्बा बनाया, उसमें कुछ पैसे डाले, कुछ लोग थे जिन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे, और हमने कहा अगर आपने पैसे उस डब्बे में डाल दिए और अब कल को कंपनी डूब गई तो आपसे, आपकी जेब से मज़ीद पैसा नहीं जाएगा। तो हम जिस कंपनी का जिक्र कर रहे थे वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स थी। अब सोच के बताएं, क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स लायबल हैं किसी भी अमाउंट के? अगर उन्होंने अपने हिस्से के पूरे पैसे दे दिए, अगर 5 लाख के शेयर्स खरीदे और 5 लाख डब्बे में आ गया तो मेंबर लायबल। लेकिन अगर 5 लाख के शेयर्स में उधार किया, 4.5 लाख दिए और आधा लाख नहीं दिया, अब वो लायबल होंगे। तो शेयर होल्डर्स सिर्फ तभी लायबल होंगे जब उन्होंने कंपनी को पूरे पैसे ना दिए हों। अगली खूबसूरत बात यह है कि कंपनीज एक्ट ने मना किया हुआ है कि आप उधार कर ही नहीं सकते। कंपनीज ऑर्डिनेंस ने भी मना किया था कि अगर आपने शेयर खरीदे तो आपने पूरे पैसे देने हैं। लेकिन बहरहाल अगर किसी बंदे ने फिर भी उधार किया वो, तो क्या होगा? वो लायबल होगा। अब
लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी ऑफ कंपनी क्या है? कंपनी की लायबिलिटी है पेड अप शेयर कैपिटल तक। क्या ख्याल है? कंपनी के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो जितना कंपनी के पास कैपिटल है कंपनी उसकी लायबल है। मेंबर्स की क्या लायबिलिटी है? मेंबर्स की लायबिलिटी वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन अगर पार्टली पेड अप कैपिटल हो तो फिर उनकी जिम्मेदारी है। पार्टली पेड अप का क्या मतलब है? कुछ पैसे दिए हों कुछ ना दिए हों। तो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में अगर बुरा वक्त आएगा तो कंपनी लायबल होगी, मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। मेंबर सिर्फ एक ही सूरत में लायबल हो सकते हैं, अगर मेंबर ने अपने हिस्से के पूरे पैसे नहीं दिए हुए। लेकिन सम टाइम लोग शेयर्स की तरफ जाते ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, गारंटी लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। भाई हफीज़ सेंटर में 100 दुकानदार हैं और 100 के 100 अनलिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं। किसी दिन ये 100 मिलके सोचेंगे हम एक काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो फिर झगड़ा होगा कि क्या शेयर कैपिटल हो, कौन कितने शेयर्स खरीदे। उन्होंने काम करते हैं, शेयर्स के चक्कर में नहीं पड़ते, एक कंपनी बनाते हैं और वो कंपनी बना लेते हैं गारंटी लिमिटेड। ये कंपनी बनाते हुए ना ये अपने कागज़ों में ये वादा करते हैं कि अगर कंपनी पे बुरा टाइम आया तो हम तमाम मेंबर्स फॉर एग्जांपल लाख लाख रुपया देने के लिए पाबंद हैं। तो कंपनी जब बनेगी उस वक्त पैसा नहीं देंगे, लेकिन कंपनी जब डूबेगी उस वक्त पैसा देंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जिसमें सारे मेंबर्स बराबर होते हैं, कोई शेयर कैपिटल नहीं होता, और आप ये वादा कर लेते हैं कि अगर कंपनी डूबेगी तो मैं इतनी अमाउंट देने का पाबंद है। बात समझ आ रही है? तो फिर कंपनी की लायबिलिटी कहाँ तक होगी? जितने कंपनी के एसेट्स होंगे कंपनी वहाँ तक लायबल होगी, वो एसेट्स बेच के लोगों को पूरा करेगी। मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी? जितनी उन्होंने अमाउंट ऑफ गारंटी दी है। इसमें डिविडेंड मिलेगा? जी, अब सवाल ये कि क्या इसमें डिविडेंड मिलेगा? ये कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो वो सबको बराबर तकसीम करेगी, क्योंकि इसमें वो नहीं है कि उसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं उसके पास कम शेयर्स हैं। सवाल ये है कि बगैर शेयर कैपिटल की कंपनी चल सकती है क्या? कंपनी को चलने के लिए शेयर कैपिटल नहीं चाहिए। चलो मैं आपको एक इदारे की एग्जांपल देता हूँ, वो कंपनी नहीं है लेकिन उसका शेयर कैपिटल भी नहीं है और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, आई कैप। क्या आई कैप का कोई शेयर कैपिटल है? क्या आई कैप के मेंबर्स ने कोई पैसे डाले थे शुरू में आई कैप में? तो शेयर कैपिटल नहीं है तो चल कैसा रहा है? कह दें सर हमारी सब्सक्रिप्शन से चल रहा है, हम पैसे देते हैं, हम इम्तिहान देते हैं, अगर हम ना पैसे दें, हम इम्तिहान ना दें तो आई कैप चल के दिखाए। आपसे पैसे लेते हैं, हमसे पैसे लेते हैं, आपसे तो बहुत थोड़े से पैसे लेते हैं। आप तो मेरे ख्याल में 2200 रुपये देते हैं शायद सालाना। जी 3200, हम 35,000 देते हैं सालाना। और आपकी तो फिर नीड, आपने सीए करना है, हमने तो कर लिया है, हमारा क्या कसूर है? इतना बड़ा जगह टैक्स कि सीए करने की वजह से अब सालाना 35,000 रुपये दो। तो खैर कहने का मतलब है कि आई कैप भी तो चल रहा है ना, इसका मतलब है ये दावा अजीब सा है कि बगैर शेयर कैपिटल के इदारा नहीं चल सकता। ये इदारे ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन रख लेते हैं, कोई सालाना माहाना कोई फ़ंड रख लेते हैं। जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं ना, ये भी कंपनियां होते हैं गारंटी लिमिटेड। हर मेंबर आता है, मेंबरशिप फ़ी पे करता है और सालाना या माहाना कुछ ना कुछ पैसे देता रहता है उस क्लब को, क्लब उस पैसे से चल रहा होता है। तो जब आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसमें हर मेंबर अपना काम खुद करना चाहता है लेकिन उनको कंपनी की छत भी चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं? लिमिटेड बाय शेयर नहीं बनाते, लिमिटेड बाय गारंटी बनाते हैं। और लिमिटेड बाय गारंटी में तमाम मेंबर्स बराबर लायबल होते हैं। ये बात समझ आई? तो लिमिटेड बाय शेयर इज़ वो कंपनी जो आप हमेशा से पढ़ते सुनते आए हैं। आज तक आपके जहन में जो कंपनी का इमेज था वो ये वाली कंपनी है, लेकिन कंपनी लॉ ने हमें दो यूनिक किस्म की कंपनियां बनाने की ऑप्शन। आप लिमिटेड बाय गारंटी भी बना सकते हैं, उसमें मेंबर्स फिर कहाँ तक लायबल होंगे? जितनी आपने गारंटी अमाउंट दी है। और कंपनी कहाँ तक लायबल होगी? तो फिर ये मेंबर्स इन एसेट्स में उतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे कि कंपनी का काम चल जाए। अगर इस कंपनी वालों को एकदम से दिल करे कि हम शेयर कैपिटल भी शुरू करते हैं तो दिस कैन हैपन कि ये कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है। अगर ये शेयर कैपिटल ले आए तो फिर ये वाली लायबिलिटी भी इनकी हो जाएगी।
यानी पेड अप शेयर कैपिटल और जो एसेट्स हैं वहाँ के लिए कंपनी लायबल हो जाएगी और मेंबर्स लायबल होंगे गारंटी अमाउंट प्लस अगर उन्होंने कोई उधार किया हुआ है। ये बात समझ आ रही है। तीसरी कैटेगरी अनलिमिटेड कंपनी। कोई अपनी खुशी से ये कंपनी नहीं बनाता, कंपनी की लायबिलिटी अपने एसेट्स तक, जितने एसेट्स हैं उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी और मेंबर्स की लायबिलिटी है अनलिमिटेड। अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां आप एक ऐसा नुकसान कर दें कि लिमिटेड लायबिलिटी आप के को देना मुनासिब ही नहीं है गवर्नमेंट के लिए, तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में आपने एक प्राइवेट कंपनी बनानी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी तो आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। यूटिलिटी किसी भी किस्म की अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको अनलिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपका ताल्लुक तकरीबन पाकिस्तान के सारे लोगों से हो जाएगा। भाई अब ये जो बिजली वाली कंपनी है, फ़र्ज़ करें किसी एक दिन इनसे गलती हो और एक हाई वोल्टेज बिजली आ जाए, जितनी मेन जो ट्रांसफार्मर जो एक मेन जो शहर का ट्रांसफार्मर है जहाँ से सारे खंभों को और सारे छोटे ट्रांसफार्मर्स को सप्लाई हो रही होती है, अगर उतनी बिजली हर घर तक पहुँच गई, तारें जल जाएंगी, दीवारें जल जाएंगी, इक्विपमेंट्स जल जाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड के उस शॉक से शायद पाकिस्तान में कई अरब से ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर सकती लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे। तो गवर्नमेंट जो भी यूटिलिटी में आता है उसको कहता है भाई तुम्हें कंपनी बनानी है, ओके, सिर्फ एक ही शर्त है, कौन सी कंपनी बनाओ? अनलिमिटेड कंपनी। जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियाँ होती हैं, ये 6 बंदों को आगे बेचेगा, वो 6 आगे 6 को बेचेंगे, वो ऐसे करेंगे, इस तरह की कंपनियाँ, वो कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी बनाओ, क्योंकि तुमने एकदम से इतना बड़ा फ्रॉड करना है कि फिर पकड़े नहीं जाना। एक कंपनी फ़र्ज़ करें उसको टारगेट मिला है कि भाई बलूचिस्तान में आपने सोना एक्सट्रैक्ट करना है, तो जाहिर है सोना इतनी कीमती चीज़ है कि वो अगर उसे चुरा के भाग गए तो कितने लाख कितने करोड़ रखेंगे आप उनकी लायबिलिटी। मैं कभी कभी ना एक कैलकुलेशन करवाता हूँ कि एक कंपनी अगर सिर्फ एक ट्रक सोने का चोरी कर ले तो उस ट्रक के अंदर कितनी मालियत का सोना होगा। अब आप कहेंगे सर ट्रक में हमें क्या पता है कि सोना कितना आता है। चले हमें ट्रक में ये तो पता है कि ईंटें कितनी आती हैं, चलें उसका एस्टीमेट दिया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि वो वाली ईंट और सोने की ईंट में कितना फ़र्क होता है। फिर देखेंगे कि सोने की ईंट कितनी होती है, उसमें ग्राम कितने होते हैं। फिर देखेंगे ग्राम वाइज सोने का क्या रेट है, और अकाउंटेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं, कैलकुलेटर्स भी आपके पास मौजूद होंगे। और मैं काम करता हूँ कैलकुलेशन इतनी सिंपल रखूँ कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ही ना पड़े, आपने सिर्फ ज़ीरो आगे पीछे एडजस्ट करके जवाब दे देना हो। सवाल बड़ा मज़ेदार है, ये 10 ग्राम सोना कितने का आजकल? 10 ग्राम सोने का वो जो इतना सा नमुन्ना सा बिस्किट होता है 2,75,000, 2,30,35 डिपेंड करता है कि 24 कैरेट है या 22 कैरेट है। ठीक है, 2,30,35 का रेट मिला। और कोई किसी को आइडिया हो 10 ग्राम सोने का रेट? 2,30 है। चलें जी, 2,30 है 10 ग्राम सोने का रेट। 1 किलो में कितनी दफ़ा 10 ग्राम होते हैं? 100 टाइम, क्योंकि किलोग्राम को कहते हैं, किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो 10 ग्राम के 100 पीस अगर जोड़ेंगे तो किलो की एक छोटी सी ईंट बन जाएगी सोने की। तो अगर 2,30,000 का 10 ग्राम सोना है तो 1 किलो की ईंट कितने की हो गया जी? 2,30,000 हमने 10 ग्राम का कहा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ पहुँच गए? 2,30,00,000 पे पहुँच गए। ठीक है, अब ये एक ईंट है, इस तरह की आप 3 ईंटें जोड़ें और उसके बाद भी थोड़ा सा मार्जिन बन जाएगा तो एक सादा ईंट जो होती है, जो नॉर्मल होती है, वो बन जाएगी। तो अगर 3 ईंटें जोड़ के हम एक ईंट बनाएं, और एक ईंट कितने की है? 2,30,00,000 की, तो 6,90,00,000। काम करते हैं थोड़ा सा और फिलिंग करके को 7 करोड़ की ईंट बना लेते हैं, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब एक ईंट है 7 करोड़ की। ट्रक में, बहुत बड़े ट्रक में 20,000 ईंट भी आ जाती है, दरमियाने ट्रक में तकरीबन 10 से 15,000 ईंटें आती हैं, छोटे ट्रक में 6,000 7,000 ईंटें आ जाती हैं। तो जिसने चोरी करना है, बड़ा ट्रक तो चोरी करेगा, 20,000 ईंटें चोरी कर लेते हैं।
अब मुझे सिर्फ अकाउंटेंट से ये जानना है कि अगर 20,000 ईंटें हों और एक ईंट अगर 7 करोड़ की हो तो कितने रुपए की चोरी हुई है। आप इंग्लिश में बताना चाहें या उर्दू में बताना चाहें, आप मिलियन बिलियन बोलना चाहें, अरब खरब बोलना चाहें, आप टोटल आज़ाद है। 1400 अरब। एक भाई ने कहा 1400 अरब। हाँ जी, देखें को कैलकुलेटर चलाएं, को मोबाइल पे भी कैलकुलेटर होते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर चलने की ज़रूरत ही नहीं ना, आपने तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं बताता हूँ, 7 20 से मल्टीप्लाई होता है 140 आता है, बस बाकी आपने ज़ीरो सीधे करना है। हाँ जी, क्या क्या जवाब है? एक भाई ने 14 खरब कहा, एक ने 1400 अरब कहा जी, और 1,40,000 करोड़। एक ने हिंदी में बता दिया। असल में इंडियंस करोड़ पे ख़त्म हो जाते हैं उनकी गिनती, तो करोड़ से आगे वो फिर उसके मल्टीपल बनाते हैं, 25,000 करोड़, 500 करोड़, 32,000 करोड़। हमारे अरब खरब भी चलता है, हम ज़रा ज़्यादा करप्शन वाले मुल्क हैं, तो हमारे पास हम ज़रा करोड़ों से भी ऊपर की गिनती कर लेते हैं। 1 अरब 40 करोड़। 1 अरब 40 करोड़, एक जवाब हमारे पास ये आया। आप देख रहे हैं इन सारे जवाबों में बहुत बड़ी बड़ी वेरिएशन है, 100 हज़ार गुना की वेरिएशन है। हाँ जी, और अकाउंटेंट्स मेरे सामने हैं। दुख इस बात का है, ये मिलियन बिलियन वाली गिनतियाँ आपको आती हैं ना सही से, और कितने मिलियन को कितने लाख या कितने करोड़ कहते हैं समझ आता है? भाजन आपने ये इंग्लिश सिस्टम पढ़ के वहाँ चले जाना है, और वहाँ जब आप उनके अकाउंटेंट के पास जाके ऑडिट फर्म में जाके कहेंगे कि ये एंट्री, वो कहेंगे 53 करोड़ की एंट्री पाई है असी, तो आप बैठ के सोचते रह जाएंगे कि 53 53 था या कुछ और था। चलो 53 समझ आ गया, अब 53 करोड़ इंग्लिश में क्या होता है, कितने मिलियन होता है, कितने 100,000 होता है। तो आपने जिस आवाम को फेस करना है वो देसी है, और जो किताबें पढ़ रहे हैं वो विलायती हैं। तो आपको ये दोनों निज़ाम पता होने चाहिए, पाकिस्तान में हकीकी लाइफ में क्या चलता है और किताबों में जो मिलियन बिलियन वाली गिनती है वो क्या होती है। मैं तो आपके जवाबों से ही परेशान हो गया हूँ। पहले 3 जवाब सेम जी, पहले 3 जवाब सेम ही थे। इन्होंने कहा पहले 3 जवाब सेम थे, तो आपने क्यों नहीं बस की? 140 बिलियन। 140 मिलियन बिलियन। लें जी, एक जवाब लिखते चले जाते हैं। 140 बिलियन भी आ चुका है हमारे पास। भाई ने 1400 अरब भी बोल दिया है। एक भाई ने 14 खरब बोल दिया था। 140,000। एक ने 1 अरब 40 करोड़ भी बोला हुआ है। और 1,40,000 बिलियन। जी 1,40,000 बिलियन। बिलियन पक्की बात है। एक भाई ने कहा 1,40,000 बिलियन। गेम बहुत ऊपर चली गई है। हाँ जी, 1,40,000 करोड़ भी बोला गया है हमें। 1400 मिलियन बिलियन, 1400 बिलियन भी बोल दिया गया। मेरे ख्याल में थोड़ी देर बोर्ड में टाके मैं ज़रा यहाँ पे बना ही डालूँ। अनलिमिटेड कंपनी समझ आ गई ना। फर्ज करें इनमें से कोई भी अंदाज़ा सही हो तो सोचें एक ट्रक इतना चोरी कर लेगा तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उसका शेयर कैपिटल क्या रखेंगे? 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 2 अरब, 5 अरब, जो एक ट्रक में इतना चोरी कर सकता है। ये और बात है कि खाम सोना और होता है और प्रोसेस सोना और होता है, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन। नहीं जी, आपने मल्टीप्लाई किसको करना था? 7 करोड़ को मल्टीप्लाई करना था 20,000 से। तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 140। अच्छा जी, 20,000 में 1 2 3 4 जीरो होते हैं, तो पहले ये 4 जीरो ऐड कर देते हैं। फिर 7 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? 7 करोड़ 70 मिलियन होते हैं गालिबन। हाँ जी, 7 करोड़ ये नहीं है, एक एक्स्ट्रा लगा दिया है। अच्छा हाँ, चूंकि हमने 20 से मल्टीप्लाई किया था ना 7 को, ठीक है, हमने 140 कर दिया था, ठीक है, सही है। अच्छा ये हो गए, और अब हमने कितने ज़ीरो और ऐड करने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब गिनती गिनते हैं। उर्दू सिस्टम की गिनती गिननी है या इंग्लिश सिस्टम की?
उर्दू सिस्टम का मतलब है यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया। ये वाले कहलाते हैं इकाई, दिहाई, सैकड़ा। इकाई, दिहाई, अलिफ, दिहाई और सैकड़ा, ये कहलाते हैं हज़ार। ये क्या कहलाते हैं? लाख। ये क्या कहलाता है? करोड़। ये क्या कहलाता है? अरब। ये क्या कहलाता है? खरब। उर्दू के सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स के कॉमे के बाद 2-2 का सेट शुरू हो जाता है। ये सैकड़ों तक, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये 100 की गिनती है, पहले 3, फिर हज़ार की गिनती है, फिर लाख की गिनती है, करोड़ की, अरब की। और इंग्लिश सिस्टम में 3-3 के बाद कॉमे लगते हैं। ये कहलाते हैं हंड्रेड्स, ये कहलाते हैं थाउजेंड्स, ये कहलाते हैं मिलियन, ये कहलाते हैं बिलियन और ये कहलाता है ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन 400 बिलियन। इतनी बड़ी चोरी। मुझे लग रहा है आप चोरी पे हैरान कम है और सिस्टम आपको पहली दफ़ा समझ आया है कि इंग्लिश गिनती क्या है और उर्दू गिनती क्या है। तो एक काम करते हैं, एक रैंडम नंबर लिखते हैं, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि आपने पढ़ना कैसे है। शायद मतलब वही बात है कि आप फर्म में जाएंगे, फर्म में जाके आप जनाब कोई भी फिगर वो बोल रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे, उनकी और आपकी बोली हुई फिगर में इतने सारे ज़ीरो का फ़र्क आ जाना है। फिर वो कहेंगे कहाँ से पढ़ के आओगे, आप कहेंगे SBI से। हमारा नाम बदनाम करेंगे। तो एक ज़रा जो है ना वो कोई नंबर रैंडमली आपने बस कुछ नंबर बोलते जाना है और आपने ब्रेक लगा देनी है जब वो बहुत सारे हो जाएं। ये कितने हैं डिजिट्स? 3 3 3 3 12 13 थे, तो 14 डिजिट तक आपने जब 14 डिजिट पूरे हो जाए रोक देना है। आपने रैंडमली कोई भी नंबर बोलते जाना है, बताते जाएं। 8 3 7 5 4 0 2 9 8। क्या हुआ? एक और 8 और हाँ, वो तो उन्होंने बताना ना, आप बताते जाएं। वो नहीं बताएंगे तो उन्हें हम पकड़ लेंगे। 4 5 बस हो गया। बस हो गया, बस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 करने थे जी। 0 और 3 उर्दू सिस्टम में पढ़ें। ये 100 है, ये हज़ार है, ये लाख है, ये करोड़ है, ये अरब है, ये खरब है। अब अगर आपको खरब से आगे गिनती नहीं आती तो इसको इकट्ठा पढ़ दें। 837 खरब। खरब से आगे नीलम और इस तरह से मुख्तलिफ और क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे करप्शन खरब तक रुक जाती है। तो जहाँ गिनती ख़त्म हो जाती है ना, हम उससे आगे इकट्ठे पढ़ लेते हैं। आगे जो भी नंबर हो हम उसको इकट्ठे पढ़ लेंगे। इतने 100 खरब। तो फ़र्ज़ करें हम हमारे खरब पे हमारी गिनती ख़त्म हो जाती है, तो अब ये सारे के सारे हो गए खरब। तो ये 837 खरब, 54 अरब, 2 करोड़ 98 लाख 84,503। इंग्लिश सिस्टम। ये हंड्रेड्स था, ये थाउजेंड था, ये मिलियन है, ये बिलियन है, ये ट्रिलियन है। 83 ट्रिलियन 754 बिलियन 29 मिलियन 884,000 इकट्ठे बोलना है। 884,503। तो उम्मीद है कि अब आप कहीं पे भी होंगे तो परेशान नहीं होंगे। आपने कुछ कॉमे लगा देने। इंग्लिश में थ्रू आउट 3-3 का सेट चल रहा है। उर्दू में पहला कॉमा 3 के बाद, उसके बाद 2-2 को उसको एक नया नाम देना शुरू कर देते हैं। हज़ार, लाख, करोड़, अरब, खरब। और इंग्लिश सिस्टम में थाउजेंड्स, ये तीनों डिजिट तक थाउजेंड्स ही रहते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश में ये 700,000 बोलेंगे, इसे 7 लाख नहीं बोलेंगे। आपने अक्सर सुना होगा, आप सोच रहे होंगे टीचर पता नहीं क्या हो गया 700,000 बोल रहा है। तो ये पूरा ही इकट्ठे बोला जाता है। तो अगर यहाँ 5,12,000 लिखा होगा तो हम उसको कहेंगे 512,000, क्योंकि ये इकट्ठे बोलना है, ये इकट्ठे बोलना है। डन।
तो ये 3 का सेट, और इसमें ट्रिलियन के आगे जिलियन, क्वाड्रिलियन, मतलब गिनती आप सर्च करते जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मेजरिंग के यूनिट्स नज़र आएंगे। डन। तो हर मुल्क की अपनी अपनी गिनती, हमारी ज़्यादातर खरब पे ख़त्म हो जाती है। इंडियन गिनती, जैसे भी खातून ने बोला तो मैंने कहा शायद इंडियन गिनती में बोला, वो करोड़ पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप उनकी मूवीज़ में देखें तो 32,000 करोड़, 15,000 करोड़, 1500 करोड़, 600 करोड़, वो फिर उसके मल्टीपल में चल रहे होते हैं। अरबी हज़ार पे ख़त्म हो जाती है। सोचें कितना मुश्किल है। करप्शन करना, वो फिर उसी हज़ार के, यस, उसी हज़ार के मल्टीपल में सारा कुछ चल रहा होता है। और फिर इसीलिए कुरान ने कहा कि लैलतुल कदर कितनी रात से अफजल है, कितने महीनों से अफजल है। हज़ार मतलब उनके लिए अनलिमिटेड था। तो उनका जो सबसे हाईएस्ट मरीइंग यूनिट है वो बता के एग्जांपल दी थी। तो खैर हमें ये समझ आ गया। जल्दी से इंग्लिश पढ़ लें ताकि आज आपकी छुट्टी हो जाए। आज हमारा जो बोर्ड डे था, एंड पे जाते जाते वो थोड़ा सा रंग बिरंगा हो गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया आप लोगों का, मेरे दिल में आप लोगों की रिस्पेक्ट और बढ़ गई। ठीक है जी। जी सर, जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, तो कंपनी की तो तीन डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं ना? जी जी तो दो तो कार्ड जी। अब कंपनियों के कुछ डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं कि कंपनियों को नॉर्मली एज मिलता है। इसका मतलब है कि अनलिमिटेड कंपनी को वो एज नहीं देना चाहते लॉ, और ये लॉ ने ही तो बताया था हमें सारा कुछ। तो लॉ ने खुद ही से इख्तियार ले लिया। उन्होंने कहा ये है तो कंपनी, लेकिन इसमें से ये फीचर हम छीन रहे हैं। तो जब उन्होंने छीन लिया, तो लिखा है कि सारे एडवांटेजेस इसमें मिलती हैं, उससे प्रोफेशनल सक्सेशन में। जी बिल्कुल। अब इसका मतलब है कि कंपनी वाले सारे एडवांटेजेस और सब कुछ उसी तरह से हो रहा होगा, बस एक फ़र्क होगा बहुत बड़ा। वो क्या होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो उसको एक दफ़ा फिर यहाँ पे देखने की कोशिश करें। टाइप ऑफ कंपनीज एज पर लायबिलिटी 3 है: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर के बारे में किताब क्या कह रही है? लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम एक कागज़ है जो बनाते हैं आप कंपनी बनाते हुए। टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट तक होगी जो अभी तक अनपेड है उन शेयर्स पे जो उन्होंने लिए हुए हैं। गारंटी लिमिटेड के बारे में किताब क्या कह रही है? लायबिलिटी ऑफ ओनर्स इज लिमिटेड टू अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जा रही हो तो ओनर्स की लायबिलिटी जिस अमाउंट तक लिमिटेड है वो बेसिकली गारंटी की अमाउंट है। कंपनी मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी, ज़्यादातर नहीं होता। इफ कंपनी हैज शेयर कैपिटल, लायबिलिटी शैल ऑल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स इफ एनी। डन। देन अनलिमिटेड कंपनी, यहाँ फीचर लिखा हुआ है कि दिस इज ऑल एडवांटेज ऑफ अ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड। और बेसिकली आप नोट कर सकते हैं कि अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। तो ये डायग्राम के पर्सपेक्टिव से इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास किताब में डिफरेंट तरीके से। तो ये 3 तरह की कंपनी है। तो आज हमने कंपनी को पढ़ा है, कंपनी लॉ को समझा है, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी, और ये जो 3 तरह की कंपनियों की कैटेगरी है ये समझा है। तो कंपनियों की कैटेगरीज तो अभी और भी हैं, कल भी हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो बोर बातें थी वो आज ख़त्म हो गई। अब कल इंटरेस्टिंग किस्म की कंपनी है जो आप टैक्स से पढ़ते आ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। तो कल हम कंपनियों की वो वाली कैटेगरीज देखेंगे इंशाल्लाह। डन। कल यौम सियाह है। अभी तक तो भाई जिन्होंने अनाउंस करना है वो बताएंगे, जिनका नुकसान हुआ वो बताएंगे। तो अगर उन्होंने बता दिया और हमें अचानक से कह दिया ऑफ का, तो हम ऑफ कर देंगे जी। छुट्टी उन बच्चों से इजहारे यकजहती के लिए छुट्टी बनती है जिन्होंने बेवकूफ़ी में अपने आप को खामखा जो है वो हवाले कर दिया था पुलिस के। क्योंकि आपको इनकलाब लाना था ना, तो मसला ये है कि जिनके साथ इनकलाब लेके आना था वो आपको आगे भेज के और ख़ुद पतली गली से निकल लिए। तो दुख इस बात का है कि उन बच्चों को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जिनके जलाए उन्होंने तो मारा, उन्हें जिनके घर जाके जलाए उन्होंने तो फेंटा नहीं था उन बच्चों को, लेकिन जिनके कहने पे जलाए उन्होंने हाथ खींच लिया। उन्होंने कहा ये तो आतंकवादी लोग हैं, हमारे इनसे ताल्लुक ही कोई नहीं, हम तो पुरअमन जमात हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि कुछ बच्चे फंस गए थे। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वो हॉस्टलों से उठा के ले गए थे, और इसलिए कि उन बच्चों को लग रहा था कि वो शायद हकीकी आज़ादी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उनको हकीकी आज़ादी तक लेके गए, दरवाजे तक छोड़ के आए, बच्चे आग लगाने में मसरूफ़ हुए। वो जनाब को एम्बुलेंस में निकल गया, को कहीं निकल गया, को कहीं निकल गया।
तो बच्चे फंस गए थे। तो बस दुख मुझे इस बात का है कि कम से कम वो साथ खड़े रहते, वो बड़े मार खाते, बच्चों को आगे ना करते। तो मार खाने के टाइम पे बच्चों को आगे कर दिया, बड़ों ने तो फिर दोस्तियाँ कर लेनी है। अभी आजकल दोबारा पैगामात शुरू हो गए प्यार मोहब्बत के, तो ये तो कभी भी मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग अपने हाथों अपने आप को इस्तेमाल मत होने दें किसी भी सियासी मकसद के लिए। ये सब आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। आप लोग खामखा अपने कैरियर दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि या तो अगर वाकई वो सीरियस होते तो उस दिन वो आपके साथ खड़े हुए होते। उन्हें तो जेलों में भी आके नहीं निकाला, इसलिए कि उनका मौक़िफ़ ख़राब हो जाता। उन्होंने तो कह दिया हम तो पुरअमन जमात हैं। जब पुरअमन जमात हैं तो ये जो लोग आग लगा रहे हैं ये तो हम में से हैं ही नहीं। तो वो बेचारा बच्चा रोल गया जो इमोशनल होके आग लगाने निकला था। और ज़्यादातर को तो मिला भी कुछ नहीं, एक दो तो फिर फ्रिज से निकाल के कोई वो गोश्त खा गए या कोई और वो फल छल वगैरह मिल गए, बाकी उन्हें तो सिर्फ पिटाई खाई है। तो वाकई उन बच्चों से यकजहती मनाने का दिन है जो इतने बेवकूफ़ थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर इस्तेमाल नहीं हुए तो मुझे साबित कर दें कि कहाँ सपोर्ट किया उन्होंने जो इस्तेमाल हुए हैं। वो कर ही नहीं सकते थे टेक्निकली, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ही ये था कि नहीं हमने तो किया ही नहीं है। तो इतना जज्बाती नहीं हो जाना किसी की पॉलिटिकल मोहब्बत में, जो मर्ज़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन अपने घर वालों को मत तकलीफ़ दें। तो इसलिए अगर छुट्टी उन बच्चों के साथ यकजहती में मनाने का ऐलान गवर्नमेंट ने कर दिया तो हम ज़रूर उसमें साथ देंगे जी। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि कल ऐसा करें जिसमें गवर्नमेंट को छुट्टी देनी पड़ जाए। अब भी अगर अकल नहीं आई तो पता नहीं कब आएगी। कोई नहीं सपोर्ट करेगा आपको भाई, ये ऊपर पावरफुल लोग हैं। अब वही वाली बात है भाई, इमरान खान तो टीवी पे आके बिल जला के कह सकता है कि जी मैं नहीं मानता इस बिल को। आप नहीं कर सकते, आपका मीटर उतार लेंगे। वो कर सकता है, वो महल में बैठा हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पावर ग्रुप में है, उसे पता है कि अब नहीं तो अगली दफ़ा मेरा चांस होगा, या मतलब वो ये पावर के लोग हैं। इनके जोश में आके अपने आप को नहीं उतना पावरफुल समझना शुरू कर देना। अल्लाह आपको पावर दे और उसके बाद उस पावर को सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे तो फिर मज़ा आएगा। लेकिन ओवर जज्बाती हो के अपने आप को मत नुकसान में पहुंचाएं। डन। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ आ गई हो। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह करे